हे गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ इतिहास को कैसे पढ़ें और साथ ही मैं आपको सिलेबस को साथ में लेकर चलते हुए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करने वाली हूँ कि आपको इतिहास को कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, आपने सिलेबस जब देखा होगा तब आपने ये देखा होगा कि प्राचीन भारत का इतिहास जो इकाई 1 है उसमें दिया गया है। तो प्राचीन भारत का इतिहास कितना दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं, फिर इसको बाद में हम समझ लेंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास आपका दिया है इकाई 1, भारतीय इतिहास जो दिया है ये पूरा प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ तक, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है जो यहाँ पर दिया गया है यूनिट 1। तो इसमें क्या दिया है आपका, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। ठीक है, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ लीजिए आप कि क्या है ये वाली चीज़। ये वाली चीज़ ये है, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसका कोई भी टॉपिक आप जब उठाएंगे तब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ राजनीतिक चीज़ें हों, ठीक है, राजनीतिक इतिहास हो वो पढ़ना होगा, आर्थिक इतिहास हो वो पढ़ना होगा, सामाजिक हो तो वो पढ़ना होगा, और सांस्कृतिक कोई हो तो वो पढ़ना होगा। तो जब आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स भी साथ में आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सबसे पहले रीड कर लीजिए उस टॉपिक को इन सब टॉपिक्स में। फिर आप क्या कीजिए, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। 5 पॉइंट आप राजनीतिक के लिख ले, कुछ 5 पॉइंट्स जो मेन होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं सबसे पहले। ओके, सो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं, क्या करने हैं, तो आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा। तो कैसे आर्थिक इतिहास के बारे में कैसा पूछा जाता है, तो वो आप जब देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो जब आप आर्थिक याद करते हैं, आर्थिक इतिहास देखते हैं, तो उसके कुछ 4-5 पॉइंट जब आप देख रहे हैं तो उसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को या पॉइंट को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही सामाजिक में करना है और वैसे ही आपको सांस्कृतिक में भी करना है। अब हड़प्पा सभ्यता की बात आती है जब, ठीक है, यहाँ से आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है कि हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसमें बता दिया गया है कि आपको जो इतिहास है हड़प्पा सभ्यता से पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले से आपको नहीं पढ़ना है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना है। जब आप हड़प्पा सभ्यता से पढ़ना चालू करते हैं तो उसे 10वीं शताब्दी तक आपको लेकर जाना है। ठीक है, 10वीं शताब्दी तक आप पढ़ते हुए आपकी प्राचीन भारत के इतिहास को ख़त्म कर दीजिएगा। अब बारी आती है, अब अगर हम इंग्लिश में देख लेते हैं तो इंडियन हिस्ट्री दी है इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री। तो ये आपको करना है फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी AD। तो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, तब जैसे आप एक टॉपिक हम ले लेते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता ही लेते हैं, तो उसका राजनीतिक इतिहास आप देखेंगे, उसका आर्थिक इतिहास देखेंगे, और उसके जो 5-6 पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए। ओके, सो आप जब 5-6 पॉइंट इनके लिख लेते हैं और जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको वो 5-6 पॉइंट अच्छे से याद हो जाते हैं। और एग्जाम में जब भी हड़प्पा सभ्यता का जैसे पूछ लिया आर्थिक इतिहास बताइए, सामाजिक संगठन किस प्रकार था, तो आप सीधे सीधे जब आप 5 पॉइंट्स आपको वो याद आ जाएंगे जो लिखे हुए थे। तो जैसे आप वो 5 पॉइंट्स लिख लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं, तो आपको जब एग्ज़ाम में आप जब लिखेंगे तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ऐसा कर लेते हैं तो। ओके, सो आप नोट्स फॉर्मेटिंग में कुछ ऐसे ही कीजिएगा, नोट्स में ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, जो पॉइंट्स आपको जो एग्ज़ाम में लिखना है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही आप नोट्स बनाइएगा और उसी पर्सपेक्टिव से आप बुक भी पढ़िएगा। ठीक है, इसके लिए मैं बुक आपके लिए सबसे अच्छी बुक है RS शर्मा की और तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक्स। सो आप वो दोनों में से कोई सी एक प्रेफर कर सकते हैं, दोनों मत कीजिएगा, दोनों में से कोई एक, और साथ ही आप कोई भी नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में कि आपको प्राचीन भारत का इतिहास कैसे पढ़ना है। ठीक है, आप जब कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है स्रोत। ठीक है, जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि स्रोत जो है उससे ही हमें इतिहास का पता चलता है कि इन सूत्रों से हमें इन बातों का पता चला है। ठीक है, जैसे कुछ होगी पुस्तकें, इसमें सबसे पहले क्या दी है आपको, पुस्तकें।
पुस्तकें हो गई विशाख दत्त की, मेगास्थनीज की, ठीक है। तो उन्होंने कैसे कैसे वर्णन किया है राजाओं का, तो ये पढ़ना होगा आपको पुस्तकों में। इसमें भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। स्रोत के जैसे पुस्तकें हो गई विशाख दत्त या फिर कुछ भी मेगास्थनीज हो गया, तो या फिर कुछ भी है ना, तो ये पुस्तकें जब आपको पूछते हैं तो ये सिर्फ 3 मार्क्स में पूछेंगे, ठीक है। आप कितने मार्क्स में पूछेंगे? 3 मार्क्स में पूछेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे। और अगर 5 मार्क्स की भी बात आती है कि 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स में भी ये स्रोत पूछे जाते हैं, तो वो सिर्फ आपको क्या पूछ लेंगे, कोई भी एक स्पेसिफिक स्रोत के बारे में नहीं पूछेगा, बहुत से स्रोतों के बारे में पूछेगा। तो आप कंबाइन करके के उससे 5 पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे पुस्तक हो गई विशाख दत्त, तो इससे रिलेटेड कोई 3 पॉइंट्स हो गए, उन्हें लिख लीजिएगा, ओके। पुस्तकें होंगे उससे रिलेटेड आप 3 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। वहीं अभिलेख की बात हो गई, अभिलेख में भी आप यही कीजिएगा। जैसे आप अभिलेख लिखते हैं या फिर जैसे अशोक के अभिलेख हो गए, तो कितने प्रकार के अभिलेख थे, ठीक है, कहाँ कहाँ मिले हैं अभिलेख, तो थोड़ा सा 3 पॉइंट्स में उनके अभिलेख के बारे में भी तैयार कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में वो ज़्यादा लिखिएगा आप, ठीक है। फिर मूर्तियाँ हो गई, मूर्तियों में आप क्या करोगे, मूर्तियाँ भी जैसे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिली है, ठीक है, कांसे की मूर्तियाँ मिली है या फिर कुछ भी जैसे नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो वो क्या बताती है उस काल के बारे में या फिर उस राजा के बारे में या फिर उस इतिहास के बारे में। जैसे कांसे की मूर्ति मिली है तो उस समय कांसे का प्रयोग होता था, ठीक है, ये हमें पता चलता है, ठीक है। और मूर्ति कला में वो कैसे प्रवीण थे ये भी पता चल जाता है हमें। इसके बाद भवन की बात आती है। भवन स्थापत्य कला के प्रतीक है, मंदिर है, ठीक है, बड़े बड़े मंदिर हैं जो स्थापत्य कला के प्रतीक हो गए हैं। फिर विदेशियों द्वारा वर्णन, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई हुइंसवांग आया था, ठीक है, चीन से, तो उन्होंने कैसे पाटलिपुत्र के जैसे बारे में बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है ना। तो ये ऐसे आपको बताना होगा विदेशियों का वर्णन अगर आप कोई से भी काल में देखते हैं तो। नेक्स्ट है आपका तुलना करना, ठीक है। जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप तब आप क्या करते हो, हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो, वैदिक सभ्यता पढ़ लेते हो, उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ लेते हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, और ऐसे करते हुए सारे जो राजाएं हैं उनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उसके आगे आगे भी बहुत से अशोक हैं जैसे उसमें, तो ठीक है, ऐसा आप पढ़ते गए, ठीक है। आप सारा कुछ देख लिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सारे इतिहास भी उनके आपने पढ़ लिए हैं। अब जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तब आपके नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं, आप रिवाइज भी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अच्छे से याद भी हो गया, आपको समझ में भी आ गया है। तो अब आप क्या कीजिएगा, जैसे कोई भी A4 साइज़ का या फिर अच्छा बड़ा सा कागज़ लेकर के उसमें आप तुलना कीजिए, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का लिखा ऊपर हेडिंग, उसके बारे में जो भी सामाजिक व्यवस्था थी वो लिखी। फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में सामाजिक व्यवस्था लिखी, उत्तर वैदिक समाज की जो भी व्यवस्था थी वो लिखती। फिर उनकी तुलना करी आपने, ठीक है, इस समय ऐसा समाज था, इस समय ये परिवर्तन हुआ, फिर इस समय ये परिवर्तन हुआ। जैसे वैदिक सभ्यता में ब्राह्मणों का महत्व नहीं था, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा, फिर ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा तो शूद्रों को नीच समझा जाने लगा, तो शूद्रों के लिए, क्षत्रियों के बचाव के लिए, तो इन सब के बचाव के लिए फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म आया, ठीक है। तो समाज में फिर परिवर्तन होने लगे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर ये हुआ वो हुआ, तो सामाजिक संगठन ऐसा ऐसा बदलता गया, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है। जैसे सामाजिक व्यवस्था हो गई, राजनीतिक व्यवस्था हो गई कि पहले प्रमुख सत्ता जो थी, केंद्रीय सत्ता किसके हाथ में थी, फिर धीरे धीरे राजा की पावर कैसे बढ़ने लगी, कैसे कैसे बड़े बड़े युद्ध करने लगा, अश्वमेध यज्ञ करने लगे, ठीक है। तो ये राजनीतिक इतिहास हो गया। इसके बाद जैसे आर्थिक हो गया, ठीक है, आर्थिक में आप कैसे करोगे कि पहले इन सब चीज़ों का व्यापार, जैसे प्राथमिक व्यापार कैसा था, कृषि थी, कृषि में हल का प्रयोग कैसे होते थे, जोतते कैसे थे, किन किन फसलों को उगाते थे, फिर किन किन फसलों को उगाने लगे, कैसे जोतने लगे, कृषि कैसे उन्नति पाने लगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ओके। ऐसे सांस्कृतिक में भी आप कीजिएगा, जैसे हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, इसके बाद वैदिक सभ्यता में लोग पूजा अर्चना के तरीके बदल गए लोगों के,
यज्ञ होने लगे फिर धीरे धीरे से, ठीक है। दान देने लगे लोग, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा तो फिर बड़े बड़े कर्मकांड होने लग गए थे, ठीक है। तो ये भी आपको करते जाना है कि कैसे सांस्कृतिक इतिहास बढ़ा, कैसे कैसे इतिहास का हुआ, ठीक है। तो तुलना में हो गया। अब विकास क्रम की बात आती है। आप पढ़ रहे हैं, जैसे सामाजिक संगठन का ही मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ वापस से, ठीक है। आप इसमें विकास देखिए कि समाज विकास कैसे करने लगा, ओके। आप इसमें तुलना में क्या करते हो, अंतर देखते हो कि हड़प्पा सभ्यता में ये अंतर था और उत्तर वैदिक सभ्यता के समाज में ये अंतर था, वैदिक सभ्यता में अंतर था, ठीक है। ये सब अंतर देखते जाते हो। अब जब इसका विकास क्रम देखोगे आप तो कैसे देखोगे, उसमें ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। जब आप तुलना करते हो तो समाज में संगठन कैसा बढ़ता गया, जाति उपजातियां बनने लग गई, ओके। तो ऐसा आप देख सकते हो विकास क्रम में, ठीक है। अब बारी आती है महत्वपूर्ण राजा और उनकी विशेषताएं। आप जब महत्वपूर्ण राजा कुछ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे, ठीक है, ये राजा, ओके। ऐसा काल वगैरह आपको तो करने ही करने हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे हो गया आपका अशोक, कनिष्क, हर्ष, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, विक्रमादित्य की उपाधि जिसको दी थी चंद्रगुप्त द्वितीय, ओके। सो ऐसे महत्वपूर्ण कुछ राजा हैं, आपको उनको अच्छे से उनकी विशेषताएं जो भी रही है उस काल में, उनकी जो स्पेसिफिक है ना, वो करना होगा। राजा है, उसने कोई व्यवस्था लागू करवाई है या फिर कुछ नया समाज में करवाया हो, या फिर उसकी राजनीतिक व्यवस्था में कुछ अंतर हुआ है, कोई विशेषता रही है उसकी, या फिर कमी भी कुछ रही है उसकी, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पर विशेषता पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। कोई विशेषता, जैसे कोई सिक्के अच्छे से ढलाए गए हैं, सोने के सिक्के बनाए गए हैं, सोने का अच्छा उपयोग हुआ है कोई से काल में, कोई से राजा के काल में, तो वो आपको अच्छे से करने होंगे। अब कालानुक्रम। कालानुक्रम जब आप देखते हैं तो उसमें ये देखना पड़ता है कि इसके बाद ये सभ्यता आई, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, राजा, इसके बाद ये वाला राजा आया। तो आप ऐसा थोड़ा सा कालानुक्रम भी देखते चलिएगा, किसका उत्तराधिकारी कौन था, कौन किसका सक्सेसर था, ठीक है। तो ये आप देखते चलिएगा इसमें। नेक्स्ट आता है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको ये करना है, ठीक है। तो सिलेबस हम पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या कहता है हमारा। सिलेबस हमारा इकाई 2 है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें आपको करना है 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। अब वहाँ पे 10वीं तक छोड़ दिया था, यहाँ पर 11वीं से करना है, ठीक है। बात वही है, आप करते जाइएगा हड़प्पा सभ्यता से 18वीं शताब्दी तक, तो आपको ये सारा इतिहास आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, ये मैन दिया गया है, ठीक है। अब इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं हम। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके। एंड देन मुगल रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, एमर्जेंस ऑफ कंपोजिट कल्चर। तो आपको ये जो यूनिट 2 दी है, ये पूरी मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो आपको इसको करना है। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसको किस तरह से पढ़ना है बुक को। सबसे पहली बात आती है दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन, ओके। आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। दिल्ली सल्तनत में जो भी उत्तराधिकारी रहे हैं, जो भी राजा रहे हैं, उनके जो महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छे से दिल्ली सल्तनत में करना होगा। मुगल शासन में जब बाबर आए थे, हुमायूं आए, फिर अकबर आए, तो बाबर हुमायूं को इतना ज़्यादा अच्छे से न करते हुए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अकबर को बहुत अच्छे से कीजिएगा, ओके। बाबर, हुमायूं, अकबर हो गए, ठीक है, फिर शाहजहां, ठीक है, ये सारी चीज़ें आए, तो उनके बारे में पूरा आपको करना होगा। पर इसमें मेनली क्या है, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स जो हैं 5 नंबर और 11 नंबर के, तो वो ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन से ही आते हैं। इसके अलावा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखोगे आप जब, या फिर देखा होगा, तब आप देख सकते हैं सिलेबस से मिलान करके
कि कौन से टॉपिक को वो ज़्यादा वेटेज दे रहा है, तब आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के जो भी पहलू हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है। राजाओं के महत्वपूर्ण कार्य, ओके, उनके राजा जो रहे हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत में या मुगल शासन में जो राजा रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण राजा जो रहे हैं, उनके कार्यों को आपको बहुत अच्छे से करना है। कोई जन कल्याणकारी कार्य करवाए हैं किसी ने कर लगवाए हैं, कोई नई प्रथाएं लाए हैं, तो उन राजाओं को आपको बहुत अच्छे से करना है। जैसे दिल्ली सल्तनत है, उसमें भी बहुत से राजाएं हुए हैं। ठीक है। पर कौन से राजा आपको महत्वपूर्ण तरीके से करने हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। ठीक है। कोई नई प्रथाएं प्रचलित करवाई हैं जिसने। ठीक है। उन राजाओं को आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है। जैसे दिल्ली सल्तनत में भी बहुत से राजा हुए हैं, ओके, तो इन राजाओं को सभी को नहीं करना है, आपको जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, उन्हें ही करना है आपको। इसके अलावा भी अगर आपको कोई महत्वपूर्ण राजा मिलता है तो उसे करना ही है आपको। छोटे छोटे युद्ध नहीं करना है। ठीक है। छोटे छोटे से जो युद्ध होते थे, ठीक है, गृह युद्ध हो गया, फिर कुछ भी छोटे छोटे से युद्ध होते थे उस समय, बहुत से राजा हो गए थे उस समय, तो बहुत छोटे छोटे से युद्ध होते थे, तो उनके पूरों के नाम याद करना इतना ज़रूरी नहीं है। जैसे बड़े बड़े युद्ध हुए, ठीक है, उनके ही आप बहुत अच्छे से युद्ध कीजिएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास, ये आपके सिलेबस में भी दिया है। ठीक है। आपको सेम टू सेम, जैसे मैंने आपको अभी प्राचीन भारत का इतिहास में कैसे तुलना कर करके और विकास क्रम देख करके इतिहास पढ़ने को कहा है, सेम टू सेम आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी ऐसा ही करना है। आप जैसे सामाजिक स्थिति पढ़ रहे हैं, तो कैसे चेंज होती गई सामाजिक स्थिति, उसे भी आप देखिएगा। कालानुक्रम की बात करें तो वही कालानुक्रम आपको देखते चलना है, कौन किसका उत्तराधिकारी बना, कब बना। ठीक है। जैसे गुलाम वंश है तो उसकी स्थापना किसने की, कब की, फिर उसके बाद किसने, मतलब गुलाम वंश के बाद किसने अपनी सत्ता स्थापित की। ठीक है। उस राजा का नाम वगैरह आपको करना होगा। ठीक है। अब हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म होता है। अब इसके बाद बारी आती है आधुनिक भारत के इतिहास पर। जब आप आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं तो अब इसमें सिलेबस में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। सिलेबस का जो यूनिट 2 है उसका थोड़ा सा ये 3rd वाला टॉपिक है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। ओके, तो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस, ओके, ऑफ ब्रिटिश रूल्स, आपको ये करना है। इसके बाद जो इकाई 3 है आपकी, इकाई 3 भी आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें इकाई 3 में आपको क्या करना है, आपको ये करना है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण करना है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके नेतृत्वकर्ता, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रमुख घटनाएं। ठीक है। और इंग्लिश का सिलेबस है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और इधर है आपका यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको करना है रिएक्शन ऑफ इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पीजेंट्स एंड ट्रिबल रिवोल्ट्स। ओके, द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन रेनेसांस, national freedom movement and its leaders, and second topic is emergence of India as a republic nation, recognition of states, formation of Madhya Pradesh, major events of the post independence period। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ब्रिटिश शासन का जो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर जो भी प्रभाव पड़ा था उसको आपको करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, सबसे पहली बात तो हो गई जो भी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, उसके 4-5 पॉइंट्स, 6-7 पॉइंट्स भी लिख लीजिए आप। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके 11 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके, आपके 11 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आप जब अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ते हैं तो इसे थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। 6-7 पॉइंट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो 11 मार्क्स के अच्छे से तैयार पूरा आप आंसर ही कर लीजिएगा उसका। ठीक है, ब्रिटिश शासन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव करके
ऐसा करके आप ना तो पूरा उसका उत्तर पहले से ही तैयार कर लीजिएगा जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो, ठीक है। वैसे समाज पर प्रभाव की बात करें हम, तो समाज पर प्रभाव पर भी आप पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एक सेपरेट टॉपिक बना करके इसके नोट्स बना लीजिए। इसके बाद इकाई 3 आती है। इकाई 3 में आपको क्या करना है, ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, ठीक है। अब ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति जब अब अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है, समाज पे प्रभाव पड़ा है, तो प्रतिक्रिया तो देंगे कोई ना कोई भारतीय। तो उसमें आ जाते हैं आपके कृषक और आदिवासी। मेनली आपको कौन से करने हैं, कृषक और आदिवासी। इनका जो विद्रोह था सरकार के प्रति, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रति, तो वो करना होगा आपको। सेकेंड थिंग आती है आपके प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन और संग्राम, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण। इसमें आपको 1857 का संग्राम करना है। इसके बाद बारी आती है भारतीय पुनर्जागरण की, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता करने हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण में आपको क्या करना है, वो जो दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और ज्योतिबा फुले और इनके जो भी समाज में कल्याणकारी काम हुए हैं, जो पुनर्जागरण हुआ है, उसे बहुत अच्छे से करना है आपको। इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो चले थे और उसके नेतृत्वकर्ता जो थे, ठीक है, जो भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में आपका असहयोग आंदोलन आ गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, ठीक है। उसके बाद भी जो भी आंदोलन हुए हैं, महत्वपूर्ण आंदोलन जो हुए हैं, वो आपको करना है। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर इसके नेतृत्वकर्ता जो भी रहे हैं, ठीक है, उनको करना है आपको। सेकेंड टॉपिक है आपका गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का गठन और ये सब, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं आपको ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आपको मिल जाती हैं, तो आप इसे भी कर लीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप इसे करिएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा पढ़ने का तरीका बता देती हूँ। प्रमुख घटनाक्रम, ठीक है। अब प्रमुख घटनाक्रम में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी आपकी, जैसे प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई थी। 1857 से फिर गांधी जी का उदय हुआ, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ, फिर जो भी युद्ध हुए हैं, ठीक है, तो ये सारी घटनाएं आपको करनी है। तारीख, इससे पहले आप तारीख को इतना महत्व नहीं देते हो, ठीक है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप तारीख को इतना महत्व नहीं देंगे, सन याद करके छोड़ देंगे, ईस्वी सन या फिर कुछ भी जैसे हो गया, ठीक है, आप उसको याद करके छोड़ देंगे। पर आधुनिक भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, तो उनकी आपको तारीख भी याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उद्देश्य, कारण और परिणाम। आप जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी पढ़ लिया आपने, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लिया जैसे आपने, या फिर खिलाफत आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन, जैसा कुछ भी आंदोलन पढ़ा है आपने, तो आप उस आंदोलन का पहले उद्देश्य देखिए, उस आंदोलन को क्यों छेड़ा गया, ठीक है, इसका कारण देखिए, किस कारण से ये छेड़ा गया, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका कारण क्या था, साथ ही इसका परिणाम क्या हुआ है। अगर कोई नया एक्ट बना है या फिर ब्रिटिश शासन द्वारा इसके द्वारा कोई कदम उठाया गया है, तो वो सारा चीज़ से परिणाम में आ जाएगी। ओके, तो आपको परिणाम में भी पूरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ऐसे परिणाम देखने हैं आपको। कारण में भी आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या पूरा कारण देखिए, उद्देश्य भी देखिए, उद्देश्य क्या था उसका, बहुत अच्छे से आपको इससे प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसे प्रमुख गवर्नर जनरल, अब मैं बात करती हूँ अगर प्रमुख गवर्नर जनरल्स की, तो इसमें लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, तो ऐसे कुछ गवर्नर जनरल है जिन्होंने बहुत से गलत काम भी करवाए हैं, ठीक है, जो हिंसा फैलाई है या फिर जो भी गलत कानून लाए हैं, काले कानून लाए हैं जो गवर्नर जनरल, साथ ही किसी ने कोई समाज में कल्याणकारी काम भी करवाए हैं, तो उन गवर्नर जनरल्स को आपको अच्छे से करना है। फिर बारी आती है प्रमुख क्रांतिकारी, ओके, जो नेतृत्वकर्ता थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके बारे में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी आप क्रांतिकारी देखते हैं, जैसे जैसे आप घटनाएं पढ़ते जाते हो तो उसमें क्रांतिकारी भी महत्वपूर्ण आते जाते हैं, तो उन क्रांतिकारियों के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप बुक को भी ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है, मैंने जैसे बताया है।
और अगर आपका कुछ छूटता भी है तो आप उसे बाद में प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। पहले ये क्या चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है ये वाली चीज़ें आपको। तो क्या प्रिपरेशन करते हैं और आप जब इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हैं तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाते हैं तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से, अगर मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये वाला तरीका मेरा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता है कि कोई छूटा है चीज़, और अगर छूट भी गई हो ना तो इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ें छूट गई है और इसमें और क्या अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई है, और आप इसे एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा और थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ लगा करके या फिर प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स ही लगा करके आप देख लीजिएगा। तो इसके अलावा कोई वो पूछता नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।